हेलो टू ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। भाई कैसा लग रहा है? एग्जाम्स खत्म हो गए ना फाइनली। अब लगता है ना मैनेजेबल था। यस। पहले कितना डरते थे हम लोग कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसे लिखेंगे। पर हो गया ना सब ठीक से। अब रिजल्ट के बारे में मत सोचो, इंजॉय करो। एग्जाम खत्म हो गया, ये सोचो मैंने अच्छा ही लिखा है, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। लॉ, जिसमें सब स्टूडेंट्स को हमेशा टेंशन रहती है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, वो लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आफ्टर वी गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई विल डिस्कस कि इसका क्या पॉसिबल आंसर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ना ये सब देख के बहुत टेंशन आ जाती है, तो प्लीज ये वीडियो मत देखो। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपका कंफ्यूजन ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो हमेशा आंसर्स ढूंढता रहता है। तो जब तक आंसर्स नहीं मिलते हमें तसल्ली नहीं महसूस होती है। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि भाई अभी जो हो गया, अभी सिर्फ एक बार देख लेते हैं, रॉन्ग तो रॉन्ग, करेक्ट तो करेक्ट। इफ यू फील कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मुझे बहुत टेंशन आएगी, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मई और नवंबर 21 की तैयारी कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पास्ट एग्जाम पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत पेपर से ही करनी चाहिए, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या स्टाइल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई प्लान करनी चाहिए। तो this video is useful for Jan 21 obviously, but it is also useful for May and November 21 students to give them an idea about the exam paper. चलो फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गो थ्रू ईच क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहला 60 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ का पेपर था। और सुनो, मैं इंग्लिश भी डिस्कस करने वाली हूँ, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन भी आ रहा है इन द लैटर हाफ ऑफ द वीडियो। तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। और स्टूडेंट सुनो, ये पेपर अगर आपको चाहिए, यू विल फाइंड दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जिसका अकाउंट मैंने यहाँ पर बताया है, क्योंकि हम बहुत सारा सरप्राइज पैकेज लेकर आने वाले हैं आपके लिए। क्या है वो तो आपको फॉलो करने पर ही पता लगेगा। चलो, let us go through the solution without wasting any time. I'm not reading the questions, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। You can go and follow me on telegram, वो भी लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन में जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए हैं, उन्हीं पे आपका पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, एंड दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि क्या पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे आंसर बनाना चाहिए। मिस्टर डी मेड अ प्रपोजल टू एस टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोलते तू रिटायर हो जा ताकि मैं तेरी पोजीशन पे अपॉइंट हो जाऊं। दिस इज नथिंग बट सेल और ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। सेल, ट्रैफिकिंग दे मीन द सेम। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो। अरे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाएगा, और जो पैसे देने को तैयार है जॉब उसको मिल जाएगी। दिस इज अगेंस्ट द सोसाइटी। क्यों अगेंस्ट द सोसाइटी? मैंने आपको ये भी मीनिंग यहाँ पर लिख के दिया है, बिकॉज इट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। अच्छे वर्ड्स हैं, देखो। दे लीड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए जहां पर इतने क्लियर और अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं, देन यू कैन गो थ्रू माई बुक ऑन CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस बुक में से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर कवर्ड इन द बुक। मैंने पेज नंबर भी दिया है फॉर द स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि मैम आप बताओ कि बुक में से कौन से पेज पे वो कॉन्सेप्ट था, हमें अपने आंसर्स चेक करने। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बुक रेफर कर रहे हैं, पेज 77 पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपको ये एग्जैक्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस भी वहां पर मिलेंगे, विच यू हैव टू राइट इन योर आंसर। तो यहाँ पर इट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग, इसीलिए वो एग्रीमेंट वॉइड है। सो इज द एग्रीमेंट वैलिड? नो, इट इज वॉइड बिकॉज यू आर बाइंग दैट पोजिशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ओके, दिस वाज एन IPCC एग्जाम क्वेश्चन। पेज 220 पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा इन माय बुक। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी बुक रेफर कर रहे हैं एंड दे वांट टू नो कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर था, इट इज ऑन पेज 220। अच्छा, मेरे हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर?
यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पब्लिक कंपनी है एंड इट वांट्स टू नाउ कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, लेकिन आपको मेंबर्स हैं वो भी रिड्यूस करने पड़ेंगे टू 200, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट इज 200। सो यू विल फर्स्ट डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है सेक्शन नंबर के साथ, सेक्शन 2 क्लॉज 68। डेफिनेशन में आपको ये भी लिखना है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और उसी में एक रिस्ट्रिक्शन आएगा दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 200। वहाँ पर एक्स एम्प्लॉयज़ आर करंटली एम्प्लॉयड, उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे। जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड जस्ट वंस। ये सब आपको लिखना है, पूरी डेफिनेशन विद दोज पॉइंट्स हैव्स टू बी रिटन। फिर आप कैलकुलेशन दिखाओगे कि जो डायरेक्टर्स है उन्हें तो हम इंक्लूड करेंगे ही, एम्प्लॉयज़ एक्स एम्प्लॉयज़ को हम वो 200 के नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड जस्ट वंस, तो यहाँ पर तो 200 है, तो रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर थियोरी क्वेश्चन आया था, काफ़ी सारे थियोरी क्वेश्चंस भी आए थे। So sale by auction, yes, you can find it in my book on page 196. सारे rules line से दिए हुए हैं with sections. Then you have defined the term acceptance. ये 7 marks का question आया था, 7 marks, 1.5 से 2 पेज का आपका आंसर होगा, because you have to write all the rules regarding valid acceptance. So पहले acceptance को define करोगे under section 2 clause B of the Indian Contract Act, और सारे rules point wise लिखोगे। Then state the circumstances under which LLP and its partners may face unlimited liability under the LLP Act. This is section 30 of the LLP Act. You will find answer to this question in my book on page 205. Module में भी ये सब लिखा हुआ है, जो students module refer कर रहे हैं, module का ही question है, it is a very clear question. Acceptance के rules भी module में line से दिए हुए हैं, sale by auction भी rules दिए हुए हैं. So it's a pretty direct question, इसमें कुछ discuss करने वाला नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को 2 मार्क्स के लिए उन्होंने डेफिनेशन पूछी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो सेक्शन 8 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, वहाँ पर सारे प्रोविजंस दिए हैं। 2 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। इन माय बुक यू विल फाइंड इट ऑन पेज 129। अच्छा, इसी के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया था, हु इज अ नॉमिनल पार्टनर, व्हाट आर हिज लायबिलिटीज। अगर आप मॉड्यूल रेफर करोगे ना, लायबिलिटीज जैसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक ही सेंटेंस दिया है, दैट ही इज लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो हम भी उतना ही लिखेंगे। फिर दिस यू विल फाइंड इन माई बुक ऑन पेज 130। पहले तो आप नॉमिनल पार्टनर को डिफाइन उसको एक्सप्लेन करोगे। आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दिस, आपको पता है 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पहली बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा। इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। वहां पर आप लिखोगे व्हाट इज दैट म्यूचुअल एजेंसी, मीनिंग एक्सप्लेन करोगे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है ये, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके आंसर में हो तो वेरी गुड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, you will say that it's a true test, the cardinal principle, पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, प्रोसीडिंग। अच्छा, ये ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, याद है मैंने एक पूरा वीडियो किया था ऑन एक्सप्लेनिंग कि वो डेट्स कैसे लिखनी है। मैं उसका लिंक यहाँ पर देखो वहाँ पर आपको आई दिख रहा होगा, वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप वो वीडियो देख पाओगे जहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट की कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे हम समझें, उसका आंसर कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर ऑन पेज 33 इन माई बुक यू विल फाइंड द थ्योरी रिलेटिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में था दैट बी ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 lakhs। ही देखो भी मैंने डेट्स कैसे लिखी हैं, स्टूडेंट्स उस पर ध्यान देना। ही पोस्टेड द लेटर ऑफ ऑफर ऑन 10th of April, तो मैंने 10th of April यहाँ पर बी के नीचे लिखा है क्योंकि ऑफर उस दिन पे पोस्ट किया है। इट रीचेज एस ऑन 12th of April। ही रीड्स द लेटर, ठीक है, वो रीड कब करता है, दैट्स okay, we need not write that. He sends his letter of acceptance on 16, तो ये पोस्ट कर देता है। He puts it in the course of transmission on 16th. It reaches B on 20th. आपको समझ में आया कि आपको कैसे लिखना है, डेट्स कैसे लिखने हैं। ऑफर के डेट्स एक लाइन में आएंगे, एक्सेप्टेंस के एक लाइन में आएंगे। वो वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, वो जरूर देखना जाकर। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या है। ऑन 17th April S changed his mind। एस कौन है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है। एस चेंज्ड हिज माइंड एंड सेंड्स अ टेलीग्राम विदड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। बाय द वे,
एस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? ऑल द डेट्स गो क्रॉस, याद है मैंने बताया था आपको, ऑल द डेट्स गो क्रॉस, तो एस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑन 20th अप्रैल। तो वो 20th अप्रैल बिफोर ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पहले पहले रिवोकेशन कर सकता है। टेलीग्राम रीचेज ऑन 19th अप्रैल, मतलब टेलीग्राम जो है वो पहले पहुंच गया बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच, ठीक है। नाउ दे हैव आस्क्ड यू डिफरेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर 2 मार्क्स फॉर ईच सब क्वेश्चन, ऐसे मेरा अंदाजा है। On which date the offer made by B will be complete? Yes, on which date the offer made by B will be complete? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि B जो ऑफर देता है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है ऑन 12th of April. That is the date when the offer is completed as far as B is concerned. तो यहाँ पर आंसर आएगा 12th of April. फिर आपको लिखना भी है रीजन, ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो जैसे ही एस को लेटर मिल गया उसके लिए ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ इन दिस केस द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन 20th when the letter reaches B. उसके पहले पहले रिवोकेशन कर सकते हो, तो जैसे ही एस 16th को 17th को अपना रिवोकेशन पोस्ट कर देता है, एक्सेप्टेंस तो रिवोक हो गया एज फार एज एस इज कंसर्न्ड। इट रीचेस बी बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सो देर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन इज वैलिड। ओके, तो थियोरी आपको उसके हिसाब से लिखनी है। what would be the validity of acceptance if the letter of revocation and the letter of acceptance reach together? क्या लिखा है आपने? whichever is opened first, whichever letter is opened first, but ideally normally rational person will open the revocation first. Telegram shows urgency, वो पहले open किया जाएगा. So the whether a contract is formed or not will be determined on whichever letter is opened first. ठीक है. डिफरेंस, अभी फिर थियोरी क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। ओके, तो पहले कंडीशन एक्सप्लेन करोगे, वारंटी एक्सप्लेन करोगे, उसका डिफरेंस लिखोगे, देन व्हेन विल ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। दिस इज सेक्शन 13 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं, वॉलंटरी वेवर, compulsory waiver, fulfillment of is sometimes of condition or warranty is excused by law. This answer you will find in my book on page 170 and 171. अच्छा, उसके ऊपर का भी मैंने बताया था, पेज 33 पे आपको मिल जाएगा वो। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, M, N and P they were partners in a firm. The firm ordered JR Limited to supply the furniture. P dies. Okay, they have placed an order. P dies, M&N continue the business in the firm's name. The firm did not give any notice about P's death to the public. Furniture was delivered. After P's death, the fact about the death was known to them at the time of delivery. Afterwards, the firm became insolvent. They failed to pay. Is P's private asset liable? देखो, the firm ordered. Order is not a फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हो डेथ के पहले, दैट्स नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आप बोलोगे नहीं मैम, द फर्म हैज ऑर्डर्ड, मतलब दे हैव आस्क्ड हिम टू सप्लाई। देखो स्टूडेंट्स, आप अकाउंट्स में भी नोटिस करो, ओनली प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप तो बुक एंट्री भी नहीं करते उसमें, तो उसके डेथ के पहले ऑर्डर प्लेस किया था, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इज प्राइवेट एस्टेट, इज नॉट लायबल। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ दे सप्लाइड बिलीविंग दैट ऑल थ्री आर अलाइव? नहीं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज एनीवेज पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ। सो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन द आंसर बिकॉज पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इन फैक्ट बोलते हैं कि डेथ पे पब्लिक नोटिस इसीलिए नहीं रिक्वायर्ड है बिकॉज डेथ इटसेल्फ इज अ नोटिस दैट द पर्सन इज नो लॉन्गर अ पार्टनर। इफ ही हैज डाइड, his estate is not liable. So it doesn't matter even if he believes that all of them are alive, तो death वो fact तो हम change नहीं कर सकते। Okay, now in this case a very interesting question कि customer गया था and he placed an order for exhaust fan for his kitchen. उसको बहुत सारे brands दिखाए गए, उसने select किया, pay किया, जब घर पे आया देखा तो ये तो table fan था। Are the goods supplied as per description? No. तो मेरे हिसाब से इट शुड बी ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। हमने डिस्क्राइब किया था कि मुझे एग्जॉस्ट फैन चाहिए, देखा था, सिलेक्ट किया था। यहाँ पर आप कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं कर सकते।
क्यों? बायर बीवेयर अप्लाई नहीं कर सकते। आपने बोला मुझे एग्जॉस्ट फैन चाहिए, उसने पैक करके आपको टेबल फैन दे दिया, तो इसमें बेचारे बायर की क्या गलती है? He showed him, he approved a particular brand, paid for it. The fan was delivered at Mr. M's house at the time of opening. अब he has asked for an exhaust fan. Question is not very clear कि वो उसे exhaust fan ही दिखाया गया था कि कुछ और दिखाया गया था. हम assume करेंगे कि उसने exhaust fan मांगा था, उसे exhaust fan दिखाया गया, लेकिन पैक करके ही found it was table fan, तो बोलते ये delivery of wrong fan हो गया। तो यहाँ पर मिस्टर टी ने बोला नहीं, एक बार डिलीवरी हो गई, पेमेंट ऑफ प्राइस हो गया, तो आप ओनर बन गए, बट इट इज नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन, देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? दैट द बायर मस्ट गेट द गुड्स दैट ही आस्क्ड फॉर, दैट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन। ये वर्ड्स अगर आपको चाहिए, अगेन यू विल फाइंड इट इन माई बुक ऑन पेज 172। ये एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने वहां पर लिखा है, करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन। करस्पॉन्ड मतलब क्या होता है कि जो गुड्स मांगे हैं वही मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ही डिड नॉट गेट, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स, ही कैन क्लेम डैमेजेस, ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। अच्छा, मुझे स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि मैम क्या यहाँ पर इट कैन बी कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। अच्छा, यहाँ पर मेरे हिसाब से कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं आएगा, बिकॉज देर इज नथिंग टू हिंट दैट द बायर रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर टू सिलेक्ट। तो यहाँ पर बायर तो खुद ही अप्रूव कर रहे हैं ना ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। देखो, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस क्या है कि जो खरीदा है वो उस पर्पस के लिए फिट है या नहीं है। देन इफ वी हैव रिलाइड अपॉन हिज स्किल एंड जजमेंट, तो वो एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये वीडियो हमने किया था, येस आई वॉज अबाउट टू से दैट। तो ये भी हमारे नोट्स में है। आई थिंक आई येस नॉट रिटन द पेज नंबर, आई थिंक मेरा रह गया वो लिखना। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये तो मैंने अपने माई लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको स्टार मार्क करवाया था सेक्शन नंबर के साथ। सेक्शन 25 प्योर थियोरी क्वेश्चन, इसमें यू हैव टू राइट द पॉइंट्स एज इट इज़। ये हमारे नोट्स में मिलेगा ऑन पेज 48। Discuss the liability of the partners for act of the firm and liability of firm for act of the partners. You will find this on page 143 and 144. मॉड्यूल में भी दिया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, देन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। SK इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 6 lakh इक्विटी शेयर्स। 2 lakh इक्विटी आर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1,20,000 आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 45, at least 51% of the paid up share capital should be held either by the central government or one or more state governments or both by central as well as one or more state governments. तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, it comes to 3,20,000 out of 6 lakhs, which comes to 53% और at least 51% का requirement है। So yes, it is a government company. यहाँ पर आप definition लिखोगे, calculation दिखाओगे। So students, this was about business law. फटाफट देख लेते हैं what should be the solution for business correspondence and reporting. स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस लॉ तो देख लिया। नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर्स फॉर BCR, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर मैं सब कुछ नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन जो मीनिंग्स हैं, एंटोनिम्स हैं, पैसिव एक्टिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो, पैसेज, आई एम नॉट रीडिंग द पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन का जो है वो आप पेपर में से डायरेक्टली पढ़ लेना, मैं आई विल जम्प डायरेक्टली टू द आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन एक्चुअली अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के ऊपर था, बिकॉज नाउ द कस्टमर्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ द क्वालिटीज अवेलेबल, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। सो द पैसेज एक्चुअली टॉक्स अबाउट गिविंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस टू द कंज्यूमर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इन व्हाट मैनर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स गिव रिवॉर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप नोटिस करोगे पहले की जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क ईच के हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर विल बी वेरी मच डायरेक्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स May 21 और November 21 में दे रहे हैं पेपर, खास करके अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर ध्यान देना, बिकॉज आपके टाइम पे भी मोर और लेस ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, दे आर इनफ।
इन वॉट मैनर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स गिव रिवॉर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, ये ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। ओके, सो देर आर दीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच विल गिव यू रिवॉर्ड, तो वहाँ पे दे विल गिव कॉम्पिटिटिव एज, वो आप लिख सकते हो। जेनरेट सेटिस्फाइड कस्टमर्स, ये भी एक रिवॉर्ड है। अगर सपोज आपने सिर्फ इतना लिखा है दैट गुड क्वालिटी जनरेट सेटिस्फाइड कस्टमर्स हु रिवॉर्ड द ऑर्गेनाइजेशन बाय कंटिन्यूड पेट्रनेज, फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से देर इज़ वन मोर पॉइंट कि ये जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज भी देते हैं, वो भी एक रिवॉर्ड ही हुआ ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ओवर हियर, एक तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एज देते हैं, दूसरी बात दे जनरेट सेटिस्फाइड कस्टमर्स हु कॉन्ट्रीब्यूट टू कंटिन्यूड पेट्रनेज एंड फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है। अब जिन्होंने पेपर दे दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, डोंट वरी, लेकिन जो अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं ये पेपर उनके भी काम में आएगा, ये जो सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दे शुड बी अवेयर कि डायरेक्टली आपको कॉपी नहीं करना है, यू शुड ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आइडिया वही रहेगा बट आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना है, ठीक है। Second question, most significant factor which determines the long run success of the organization. So which is the most significant factor that determines, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट दिस इज एन आंसर टू क्वेश्चन 2। क्वालिटी प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। Quality product at competitive prices is the most significant factor in determining the long run success of any organization. तो ये थोड़ा बहुत डायरेक्टली आपने लिखा तो भी चलेगा। क्वेश्चन 3, क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, गिव रीजंस। यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। सो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर देखो मैंने आंसर टू क्वेश्चन 3 लिखा है, ये पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज ग्रोथ इन द कंज्यूमर क्वालिटी अवेयरनेस। अब देखो ना, कंज्यूमर्स हैं जो आजकल बहुत ही अवेयर हो गए हैं क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं। आप नहीं दे रहे हो तो कोई और दे रहा है, और सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही दे रहे हैं, बाहर से भी इंपोर्ट हो रहा है। सो येस, द ग्रोथ हैज टू कंज्यूमर क्वालिटी अवेयरनेस। ओके, तो दे आर अवेयर कि कौन सी क्वालिटी अच्छी कहाँ पर मिल रही है। So their consumer demand, dynamic technological changes, they have opened new and highly competitive markets. The quality can no longer be taken for granted because they are aware, उनके पास quality awareness है, dynamic technological changes हो गए हैं, so they are aware. इंटरनेट पे आप देख सकते हो कौन क्या क्वालिटी का दे रहा है, प्राइस कंपेयर कर सकते हो, so there are technological changes that has made the services that quality can no longer be taken for granted. फिर बाद में तो आपको समरी लिखनी है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सो कॉम्प्रीहेंशन में ट्रेंड वही है, 1 1 1 2 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन ऑन नोट मेकिंग। तो जैसा नॉर्मली आता है, नोट मेकिंग का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, उसके बाद में समरी राइटिंग का क्वेश्चन था। सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 3 मार्क्स नोट मेकिंग एंड 2 मार्क्स समरी। तो यहाँ पर इट डिपेंड्स, सबका अलग अलग आंसर होगा, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस। इसके बाद में एक थ्योरी क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द इमोशनल बैरियर्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन चैप्टर में से अराउंड 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली। तो जो भी मई और नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देखो कि कम्युनिकेशन चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सो कंपलसरी क्वेश्चन में सबसे पहला कॉम्प्रीहेंशन आता है, फिर नोट मेकिंग आता है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो दूसरा अगर हम डिस्कस करें, अभी कंटिन्यू करते हैं। रिपल्सिव, इसका आपको मीनिंग पूछा था। सो रिपल्सिव का करेक्ट आंसर है डिसगस्टिंग। ओके, अच्छा, फिर एंटोनिम पूछा था, दैट इज ऑपोजिट पूछा था ऑफ ग्रेटिफाई। नाउ द मीनिंग ऑफ ग्रेटिफाई इज टू बी हैप्पी, टू बी कंटेंट, डिलाइटेड। इसका ऑपोजिट होना चाहिए डिप्रेस। यस, अच्छा, डिस्करेज लगता है ठीक है, बट उन्होंने क्या पूछा है, गिव अ सूटेबल वन, मतलब कि ऑल्दो आपको ये चारों ऑप्शंस मोस्टली सिमिलर ही दिखेंगे, बेस्ट जो है वो है डिप्रेस। नेक्स्ट वी हैव चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस ये था, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। इसका इनडायरेक्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड।
in the night. Okay, तो that will be the correct sentence. फिर प्रेसी राइटिंग आया था आपको 5 मार्क्स के लिए, इसी को शॉर्ट में करके लिखना है, प्रिसाइज लिखना है विद सूटेबल टाइटल. ओके 5 मार्क्स के लिए आपका अराउंड 1/4 पेज, इसको आपको 1/3 में रिड्यूस करना है, तो जो भी लेंथ है उसका 1/3 करना है. नेक्स्ट वी हैव डिफाइन सर्किट एंड स्टार नेटवर्क. देखो फिर से कम्युनिकेशन चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर 2 मार्क्स का आ गया. तो 10 to 12 मार्क्स जो मैं आपको बता रही थी दैट इज इंक्लूडिंग द ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑल्सो. तो ये तो कम्युनिकेशन में से डायरेक्ट क्वेश्चन है. 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपने लिखी सफिशिएंट है, 4 लिखते हो तो बेस्ट है. Choose the word which best describes the meaning of nostalgic. So I felt nostalgic after looking at the picture. मतलब मुझे मेरे बचपन की याद आ गई. I was homesick. That's the best. Actually nostalgic मतलब किसी चीज़ की याद आना. तो homesick is I don't think a very correct interpretation, but उन्होंने option दिया है and that is the only best option. तो वही चूज करेंगे, बट दैट्स आई डोंट थिंक द एग्जैक्ट मीनिंग और इवन द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिक. सो टू रिमेंबर समथिंग, then choose the word which best describes the meaning of economize. Okay, so इकोनॉमी बोलते हैं हम. टू इकोनोमाइज मतलब कि आपको अपने खर्चे कम करने, इकोनॉमिकली चलो. तो टू रिड्यूस दैट्स द बेस्ट मीनिंग. लेकिन मिनिमाइज रॉन्ग नहीं है, पर मेरे हिसाब से वो आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. तो अगर सूटेबल की बात करें तो सूटेबल में रिड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. लेकिन अगर आपने मिनिमाइज लिखा तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट रॉन्ग, टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग. अच्छा, देन वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. तो प्लीज आ गया, इसीलिए हम बोलते हैं ही रिक्वेस्टेड. लेकिन अगर आपने आस्क्ड लिखा है, आपने अगर ऑर्डर्ड लिखा है तो भी चलेगा एक टाइम पे, लेकिन it's better that you write requested. Okay, so he requested him to wait there till he returned. Okay, तो फिर एक सर्कुलर का क्वेश्चन था. एंड अब फिर आगे देखो कम्युनिकेशन चैप्टर में से, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन. देन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ओके, Rama was making a kite. The kite was being made by Rama. Okay, तो द काइट वॉज बींग मेड बाय रामा. आप अगर अ लिखोगे तो भी चलेगा. आई थिंक मुझे अ लिखना चाहिए, मैंने भी द लिख दिया, बट अ विल बी अ बेटर ऑप्शन. अ काइट वॉज बींग मेड बाय रामा, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर, इसे एक्टिव वॉइस में करना है, तो द हंटर शॉट द लायन. चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच. फादर सेड टू हिज सन, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ. तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. तो फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ. ओके, फादर आस्क्ड भी बोल सकते हो, लेकिन वो आस्क थोड़ी ना कर रहे, वो तो एडवाइस दे रहा है ना आपको. सो एडवाइज विल बी अ बेटर वर्ड. तो ही एडवाइज्ड हिज सन. फिर आर्टिकल राइटिंग आया था, प्लेजर्स ऑफ रीडिंग. तो येस दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट की कैसे लिखते हैं. देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल कम्युनिकेशन, फिर से 2 मार्क्स का. तो आपने नोटिस किया कम्युनिकेशन चैप्टर में से कितना कुछ आता है. सिलेक्ट द बेस्ट मीनिंग विल बी पेन एंड इंक. इट शुड बी इन राइटिंग. पेन एंड इंक मतलब लिख के दो. स्नेक इन द ग्रास, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, इट मीन्स ही इज एन अनरिलायबल पर्सन. चेंज टू एक्टिव वॉइस, 20 रन्स वर स्कोर्ड बाय हिम, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा ही स्कोर्ड 20 रन्स. अपलॉड, इसका मीनिंग होगा टू प्रेज. ओके, टू अपलॉड हिज एफर्ट्स, टू प्रेज हिज एफर्ट्स. लास्ट क्वेश्चन था ईमेल राइटिंग का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो ईमेल, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. So students, with this we come to an end of our paper discussion of the business law and business communication and reporting for Jan 2021 attempt. काफ़ी easy paper था ना, English भी काफ़ी manageable था. It was better than the December 20 paper.
तो ये था हमारा पेपर। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मेनी MCQs that we keep posting every week. If you like this video, do share and subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे।